हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं 11 सितंबर का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन इन 2024? 2024 में यूरोपीय आयोग के नए निर्वाचित अध्यक्ष कौन है भाई? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्टा मेत्सोला। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो रॉबर्टा मेत्सोला को 2024 में यूरोपियन कमीशन की नई प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। पहले वो यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट थी और अब वो यूरोपियन कमीशन को लीड करेंगी। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन जो ईयू है ना, यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। ओके, जो लॉज बनाता है और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है। मेत्सोला ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी माल्टा से शुरू की थी, जो कि एक छोटा यूरोपियन यूनियन मेंबर देश है। उन्होंने यूरोपियन पॉलिटिक्स में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया और अपनी लीडरशिप स्किल्स के लिए जानी जाती है। मेत्सोला कंजर्वेटिव और प्रो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन व्यूज के लिए फेमस है और उनका फोकस हमेशा डेमोक्रेसी, लॉ एनफोर्समेंट और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना रहा है। उनके इलेक्शन से ईयू में कई बड़े मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन, माइग्रेशन पॉलिसीज और ग्लोबल स्टेज पर ईयू का रोल यानी यूरोपियन यूनियन का रोल। मेत्सोला का मेन गोल है कि यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के सिटीजन्स के लिए वेलफेयर और स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए और यूरोप को एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड फोर्स बनाया जाए। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि रॉबर्टा मेत्सोला यूरोपियन कमीशन की सबसे जवान और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक नई लीडरशिप का संकेत देती है जो ईयू के भविष्य को नई दिशा में ले जाएगी। वो क्या है, पहली मतलब सबसे यंग और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है जो एक नई लीडरशिप का संकेत देती है कि चलो भाई, वुमेन भी अभी आ रही है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रही है पॉलिटिक्स में, जो भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगी। क्योंकि ऑफ कोर्स वुमेन एक्चुअली कैन बी अ वेरी वेरी गुड लीडर। सो कमेंट डाउन करो कि कौन से हमारे इंडियन वुमेन लीडर है जिन्होंने देश बदल दिया है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new Chief of Defence Staff CDS of India in 2024? तो 2024 में भारत के नए रक्षा प्रमुख CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो जनरल अनिल चौहान जी को चुना गया है। ठीक है, तो जनरल अनिल चौहान को 2024 में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में अपॉइंट किया गया है। CDS एक ऐसा पोस्ट है ना जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सभी विंग्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, को कोऑर्डिनेट करती है। जनरल अनिल चौहान इस पोजीशन पर पूरी आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप और डिफेंस स्ट्रेटजीज को गाइड करेंगे। उनका मिलिट्री करियर बहुत ही प्रेस्टिजियस रहा है। जनरल चौहान ने इंडियन आर्मी में अपने करियर की शुरुआत की और अपने स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए वेल नोन है। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस और मिशंस में हिस्सा लिया, जहां उनका एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर्म फोर्सेस के लिए वैल्यूएबल साबित हुए हैं। CDS, ठीक है, चीफ डिफेंस के जो स्टाफ है का रोल क्या होता है? रोल इंडियन डिफेंस सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पोजीशन ट्राई सर्विसेज का कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करती है। ट्राई सर्विसेज मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जिससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कोहेसिव और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जा सके। ठीक है, मतलब जिससे क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात आएगी तो भाई पूरा मतलब तीनों ओर से अटैक हो सके अच्छे से,
पूरा अच्छे से हम डिफेंस कर पाए, अटैक कर पाए। जनरल चौहान का फोकस कंट्री की सिक्योरिटी और मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज को स्ट्रेंथन करने पर होगा। उनके लीडरशिप में इंडियन मिलिट्री और भी इंटीग्रेटेड और पावरफुल बनने की उम्मीद है, जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को एक नए लेवल पर ले जाया जाएगा। ये अपॉइंटमेंट इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए एक सिग्निफिकेंट मूव है, जो हमारे देश को सुरक्षित और सिक्योर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो अभी लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country recently launched the first ever quantum satellite communication system in 2024? किस देश ने हाल ही में 2024 में पहली बार क्वांटम सैटेलाइट संचार प्रणाली लॉन्च की है? तो ऑफ कोर्स ये कौन होगा? इट विल बी आवर नेबर चाइना, चीन। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो भाई। अब देखो, 2024 में चाइना ने पहली बार क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च करके एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, देखो, क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ओके, क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्वांटम कम्युनिकेशन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो डेटा को एनक्रिप्ट और सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ करती है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा इंटरसेप्शन या हैकिंग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी ने डेटा को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो क्वांटम स्टेट चेंज हो जाता है, जिससे इमीडिएटली पता चल जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को क्या करती है? बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाती है। इस लॉन्च का ऑब्जेक्टिव चाइना को ग्लोबल स्टेज पर क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में लीडर बनाना है। क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ मिलिट्री, फाइनेंस और गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। किस किस में चीज़ में किया जाएगा? मिलिट्री, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस एंड गवर्नेंस, मिलिट्री, फाइनेंस एंड गवर्नेंस में ये यूज किया जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, तो मिलिट्री, फाइनेंस एंड गवर्नेंस में ये यूज किया जाएगा। ओके, अब देखो, गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन, बेसिकली गवर्नेंस में क्या होगा? जो गवर्नमेंट कम्युनिकेट करेगी ना, उसमें वो ज़्यादा यूज़ किया जाएगा ताकि मैक्सिमम सिक्योरिटी एंश्योर की जा सके। यह सिस्टम इंटरनल स्पाइंग और हैकिंग से बचत में मदद करेगी। तो ये जो स्पाइंग होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या हो रहा है क्या नहीं, हैकिंग होती है, हैकिंग से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, तो हैकिंग जो होती है ये सब में वो हेल्प करेगी। चाइना ने पहले भी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट की है, और ये क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम उसी का एक पार्ट है। इस टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद चाइना दुनिया का पहला देश बन गया है जो स्पेस बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पर काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच Indian state has topped the Public Affairs Index 2024 in Governance and Public Services? So, कौन सा भारतीय राज्य 2024 में शासन और सार्वजनिक सेवाओं में सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में शीर्ष पर है? भाई कौन सा है भाई? इट इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए, केरला। ठीक है, तो देखो 2024 में केरला ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2024 PAI, ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स को क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? PAI। तो PAI में टॉप पोजीशन हासिल की है गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सर्विसेज में के मामले में, तो गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने
टॉप पोजीशन लाया है इंडिया में। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स एक कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है जो भारत के अलग अलग राज्यों की परफॉर्मेंस को गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज और विकास के कई पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करता है। केरला ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अपने एग्जाम्पलरी मॉडल के लिए पहला स्थान पाया है। तो उनका जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सही था, इसलिए उनको फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। केरला हमेशा से अपनी हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए क्या है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और प्रशंसित है। ठीक है, बस उसे प्रशंसित किया गया है, उनके हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स को किया गया है। तो स्टेट की गवर्नमेंट ने हर सिटीज़न तक बेसिक सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करने में मदद की है। हेल्थ सेक्टर में केरला की प्रशासन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है और हेल्थ सेक्टर में केरला का जो आपका योगदान है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी मिलती है। और एजुकेशन सेक्टर में भी ये स्टेट हमेशा से टॉप पर रहा है। यू ऑल नो ना, केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इट इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट। सो इस रैंकिंग के ज़रिए केरला ने एक बार फिर से प्रूव किया है कि गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज में वो देश का लीडर है। इस तरह के मॉडल्स को दूसरे राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल माना जाता है ताकि पूरे भारत में गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज का लेवल इम्प्रूव हो सके। केरला का सक्सेस स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी और सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज का नतीजा है। Now let's move on to our next question. Next question पूछ रहा है Which cricketer recently became the highest run scorer in international cricket across all formats? तो हाल ही में किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑफ कोर्स इट इज़ विराट कोहली। तो देखो भाई, विराट कोहली ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेटर बनकर एक और हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेटर थे। विराट कोहली की कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ने उन्हें क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाया है। उन्होंने अपने करियर में टेस्ट सीरीज होती है, ओडीआई और T20 फॉर्मेट्स में शानदार परफॉर्मेंसेस दी है। कोहली की बैटिंग टेक्निक, फोकस और फिटनेस ने उन्हें हर फॉर्मेट में सक्सेसफुल बनाया और उनकी ये नई अकॉम्प्लिशमेंट उनके लेजेंड स्टेटस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। विराट कोहली ये अचीवमेंट क्रिकेट फैंस के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। जो विराट कोहली का ये अचीवमेंट है, ऑफ कोर्स ये हम सब के लिए एक प्राउड मूवमेंट है और उन्होंने अपने नाम के साथ एक और रिकॉर्ड जोड़ दिया है जो उनकी और इंडियन क्रिकेट की लीगेसी को और मजबूत बनाता है। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन नेम्ड द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2024? तो 2024 के लिए किस भारतीय शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ऑफ कोर्स इट इज़ अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, ये रहा कैपिटल चुना गया है। क्यों चुना गया है? ये पहली बार है, ठीक है, जब किसी इंडियन शहर को इस प्रेस्टिजियस टाइटल से नवाजा गया है। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल का टाइटल हर साल उस शहर को दिया जाता है जो बुक्स और रीडिंग को प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव और इफेक्टिव स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो इस पहली बार एक इंडियन सिटी को ये टाइटल मिल रहा है। तो अहमदाबाद जो अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, उसने लिटरेसी,
और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे और कई इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। इस टाइटल के साथ अहमदाबाद में बुक्स और रीडिंग कल्चर को फर्दर प्रमोट किया जाएगा, जिसमें पब्लिक प्रोग्राम्स, लिटरेरी फेस्टिवल्स और अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ शामिल होंगे। ठीक है, तो अहमदाबाद का सिलेक्शन एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है। ठीक है, भारत के लिटरेसी एफर्ट्स और नॉलेज डिसमिनेशन को ग्लोबल स्टेज पर रिकॉग्नाइज करता है। तो ये भाई काफ़ी अच्छी बात है कि अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल का टाइटल मिल रहा है। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया को एक वर्ल्ड स्टेज पर नवाजा जाएगा, ये काफ़ी प्राउड वाली बात है। तो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल होने का मतलब ये है कि हर साल, मतलब ये है कि साल ये जो पूरा साल है, साल भर शहर में बुक्स और रीडिंग से रिलेटेड कई इवेंट्स और इनिशिएटिव्स होते रहेंगे, जो लोगों को रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने और एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अहमदाबाद में साल भर, मतलब पूरा साल 2024 में कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट्स होता रहेगा। अभी आइए देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। Which country has announced a new Mars mission named Mars Orbiter 2 in 2024? किस देश ने 2024 में मंगल ऑर्बिटर 2 नामक एक नया मंगल मिशन घोषित किया है? तो ये हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया ने घोषित किया है भाई। तो 2024 में इंडिया ने अपने नए मार्स मिशन मार्स ऑर्बिटर 2 को अनाउंस किया है। ये मिशन इंडिया के पहले सक्सेसफुल मार्स मिशन मार्स ऑर्बिटर यानी मंगलयान के बाद आता है। ठीक है, तो मार्स मिशन मार्स ऑर्बिटर मंगलयान के बाद ये आता है। तो 2014 में लॉन्च किया गया था और भारत को मार्स पर सक्सेसफुली मिशन भेजने वाला चाहता देश, मतलब पहला छठा देश बना था। सो क्या हुआ देखो, 2024 में इंडिया ने अपने मार्स मिशन को, मतलब अपने नए मार्स मिशन मार्स ऑर्बिटर 2 को अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये मिशन क्या है, इंडिया के पहला जो सक्सेसफुल मार्स मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो मंगलयान के नाम से जाना जाता है, उसके बाद ये फिर से उन्हें अनाउंस किया है, जो 2024 में लॉन्च किया गया था। और भारत को मार्स पे सक्सेसफुली क्या मिला, मिशन भेजने वाला ये 6th देश बन गया था, छठा देश। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर 2 का ऑब्जेक्टिव मार्स के और अध्ययन करना और नए साइंटिफिक डिस्कवरीज को बढ़ावा देना है। तो सपोज ये मार्स है, तो ये मार्स के और करेगा और इसका ऑर्बिट में ऐसा चक्कर लगाएगा, जिससे और ज़्यादा डिस्कवरीज मिलेगी हमें, डिस्कवरीज को हम कर पाएंगे। तो इस मिशन के जरिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एम मार्स के एटमॉस्फेयर, सरफेस और पॉसिबल हैबिटेबिलिटी के बारे में और एडवांस डेटा इकट्ठा करना है। ये मिशन इसरो के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज़ और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का स्कोप और बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर 2 से देश की स्पेस साइंस कम्युनिटी को और भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की उम्मीद है, जो भारत को ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2024 by the World Bank has revised India's GDP growth forecast to which figure? तो विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2024 ने भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान किस आंकड़े पर संशोधित किया है भाई? इट इज 6.5%, 6.5%। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज करके 6.5% किया गया है। पहले के प्रेडिक्शंस के कंपैरिजन में ये एक स्लाइड रिवीजन है, जो भारत के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के स्टेबल
और पॉजिटिव आउटलुक को रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्रोथ फोरकास्ट इस बात का संकेत देता है कि डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और अदर अनसर्टेनिटीज, इंडिया की इकोनॉमी रेजिलेंट रही है। ठीक है, इस ग्रोथ का प्राइमरी ड्राइवर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को माना जा रहा है। साथ ही कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स का भी सिग्निफिकेंट रोल है। 6.5% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया को अब भी दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बनाता है और फ्यूचर में और भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसीज के जरिए इसको मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो हाल ही में कौन सी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देश की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है भाई? इट इज नेक्स्ट एरा एनर्जी। ठीक है, सो नेक्स्ट एरा एनर्जी ने हाल ही में दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनने का टाइटल हासिल किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है। ठीक है, तो ये कंपनी प्राइमरीली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड और सोलर पावर पर फोकस करती है। नेक्स्ट एरा एनर्जी का ये अचीवमेंट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में एक मेजर माइलस्टोन है, जहां फॉसिल फ्यूल से हटकर सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एरा एनर्जी ने अपने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी को एक वेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाया है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक टर्म्स में भी कंपनी ने काफ़ी सक्सेस हासिल की है। ये अचीवमेंट ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक नया बेंचमार्क सेट करता है और क्लीन एनर्जी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट एरा एनर्जी के $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन से क्लियर है कि रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट है और ये सेक्टर इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए की रोल प्ले करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, which Indian state launched the digital school initiative in September 2024 to improve digital literacy among students? तो it is of course option number D, तेलंगाना। तो देखो, सितंबर 2024 में तेलंगाना ने अपने डिजिटल स्कूल इनिशिएटिव, ठीक है, लॉन्च किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट के बीच डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना है। इस इनिशिएटिव का मकसद स्कूल एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मॉडर्नाइज करना और स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो डिजिटल स्कूल इनिशिएटिव्स के तहत तेलंगाना के स्कूल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, टैबलेट्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग तरीके से पढ़ाया जा सके। ये इनिशिएटिव्स रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल होगा, जिसमें डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलेगा, जो उनकी आने वाली प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तेलंगाना का ये स्टेप एजुकेशन के फील्ड में एक रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव माना जा रहा है, जो स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी सेवी बनाने के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूशन करेगा। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे। इतना ही था आज के लिए। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट। एंड यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसके बाद हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड जो बेल की घंटी है ना, उसको ज़रूर बजा दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।